The length and breadth of the rectangular playground are 14 unit and 7 unit. There are two quadrant of radius 2 unit on one side of special sheet. ये दोनों quadrant है और रेडियस उनको दे रखी है कितनी है 2 यूनिट है भाविका. तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग. पार्किंग का एरिया क्या होगा एंड 2 क्वाड्रेंट. सो क्वेश्चन नंबर 2 टी ए बोले तो टोटल एरिया. पहले मैं पार्किंग का एरिया निकाल रहा हूँ तो पार्किंग का एरिया क्या होगा 1/4 टोटल का. टोटल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है प्लस 2 क्वाड्रेंट है तो 2 टाइम. अब 2 क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट तो 1/4 होता है ना क्या पाई आर स्क्वायर. पाई आर 1 ले लेंगे यहाँ पे रेडियस अलग अलग है तो 1/4 22/7. ये पार्किंग वाले का है तो रेडियस कितनी थी 7/2 यानी 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 सर टाइम. आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा. मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ तो फिर स्क्रीन दिखाई दे रही है सही से. पर अब तुमको Yes, sir. Yes, sir. तुमको सही आ रही है आवाज. सर आपकी पहले कट रही थी अब ठीक आ रही है. अब ओके है अब कोई इशू नहीं है. नहीं No, सर. sir. ठीक है चलो आगे देखो. तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 हो जाएगी और यहाँ का आर कितना होगा भाविका बताओ. यहाँ का ये किसका एरिया था ये क्वाड्रेंट का एरिया था उसकी रेडियस हमको दे रखी थी 2 तो यहाँ 2 इंटू 2 हो जाएगा तो ये 4 कट जाएगा. इससे काटने में भी ध्यान रखना है कि कैसे कटेगा. ये इससे कट जाएगा क्योंकि अगर आपने गलत काटा तो गड़बड़ हो जाएगी. तो 11 इंटू 7 करेंगे 77 आएगा. 4 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा. यहाँ क्या बनेगा ये 44. वाई में क्या आएगा 7. एलसीएम तो दोनों की प्रोडक्ट ही होगी तो 77 को 7 से कर देंगे 44 को 8 से कर लेंगे और नीचे इनके क्या आ जाएगा 56. यूनिट में सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा तो यूनिट स्क्वायर कर देंगे जो भी यूनिट होगा क्योंकि दे नहीं रखा है. एरिया निकाल रहे हैं ना. यस सर. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट वाला देखो क्या कह रहा है. कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा बताओ मेरे को. सर लेंथ इनटू ब्रेथ होगा इसमें तो 98 यूनिट्स आएगा. तो the rectangular playground are 14. There are 2 quadrant. हाँ क्वाड्रेंट भी तो उसके अंदर ही आएंगे ना. हाँ ठीक है. तो रेशियो पूछ रहे हैं प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया. पार्किंग एरिया ये वाला तो L इंटू बी करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 1/4. क्वाड्रेंट है ना वो पाई आर स्क्वायर यानी 7/2 का होल स्क्वायर. ये जो भी रेशियो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो करके ना देखो इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है. Yes, sir. करना कैसे था Yes, वो sir. बता दिया मैंने. अब कैलकुलेट तो तुम ही लोगों को करना होगा. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या पूछ रहा है हमसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. फेंसिंग क्या होती है नहीं चारों तरफ का एरिया. प्लेग्राउंड की बात कर रहे हैं. प्लेग्राउंड तो ये वाला है. एट पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर यूनिट. ओके. अच्छा एक बात बताओ ये हम गलत नहीं कर गए पर अब यहाँ पे कौन सा वाला. ये कह रहा है कि आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद ए सेमी सर्कुलर आर अलॉटेड फॉर पार्किंग एट वन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड. ये पूरा पार्किंग है ना और हम यहाँ 1/4 ले रहे हैं. फिर ये गलत नहीं ले रहे हम. यस. सेमी सर्कल का लगेगा ना फिर इसमें सर. पूरा लगेगा. हाँ तभी मैं सोच रहा हूँ उन्होंने नाम तो आधे में लिख दिया हमने यहाँ आधा लगा दिया. लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन को पढ़ें तो प्लेग्राउंड के एक कोने पे पार्किंग अलॉट है ना तो पूरा पार्किंग एरिया है ये सेमी सर्कल है. तो यहाँ इतना ना आके फिर यहाँ क्या होना चाहिए था. अगर हम इसको दोबारा कंसीडर करके देखें तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें. पेरीमीटर पूछा था ना तो ये हो जाएगा पूरा एक तो डायमीटर प्लस आधी सरकमफेरेंस. आधी सरकमफेरेंस कितनी होती है पाई आर. तो ये पेरीमीटर निकल के आएगा. ठीक है.
यस तो सर। हमने कैलकुलेशन की, वो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि हो सकता है कल को वो एक साइड में यहाँ कुछ और नाम दे दे और यहाँ कुछ और दे दे, तो पता होना चाहिए कि इस पार्ट का पेरीमीटर कैसे निकलता है, वो हमने निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम उसने वहां लिख दिया, लेकिन अगर हम इस इंफॉर्मेशन को देखें तो उसने कहा एक रिएक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जो सेमी सर्कल है, पार्किंग है एट वन एंड ऑफ प्लेग्राउंड, तो इसके एक एंड पे है ये वाली, तो ये पूरा का पूरा पार्किंग है, तो इसमें पूरा क्या लगेगा, ये वाला और ये आधी सर्कमफेरेंस पूरा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पढ़े तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड को अगर आपको फेंस करना है तो ये चारों तरफ की बाउंड्री यानी उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, एंड पार्किंग एरिया एट ए रेट ऑफ 2 मीटर। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ बीच में आप फेंसिंग करेंगे क्या, बोलो बेटा क्या हम यस यहाँ बीच में फेंसिंग करेंगे क्या? नो लेकिन सर। ये जो दे रखा है डिजाइन सा, इसका मतलब तो कर रहा है ये, तो यानी इसका पूरा पेरीमीटर लगाना पड़ेगा अपने को, 2 टाइम L प्लस बी प्लस इसका ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा D प्लस, ये हम पहले निकाल चुके हैं, 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर हो जाएगा, और जो आंसर आएगा फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन काफी ट्रिकी था। ट्रिकी क्यों था? क्योंकि इसमें इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है कि पेरीमीटर कौन सा लेना है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है तुम लोगों को कि ये कह रहा है प्लेग्राउंड को क्या करो, फेंस करो। प्लेग्राउंड में तो हो सकता है कि ये कंसीडर करे और हो सकता है ये वाली लाइन कंसीडर ना करे, वो दोनों बात है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताओ सोच के। पूरा प्लेग्राउंड का सर पेरीमीटर लेंगे या उतना छोड़ेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन पार्ट आ रहा है वो? नहीं सर, पूरा लेंगे। पूरा लेना है सर। तो इधर का फॉर्मूला तो हो जाएगा वो 2 टाइम L प्लस बी, और इधर का हम देखे थे कि ये डायमीटर है और ये पाई आर हाफ हो जाएगा। ठीक है, ओके यस सर। ठीक है। अगर किसी को और कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं पेपर करवाऊंगा स्टैंडर्ड लेवल का। तुम लोगों को पेपर लेके आया हूँ आज तुम्हारे लिए। और सर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 था मेरा जो एमसीक्यूज में था। अच्छा, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो वाला है वो। करवाता हूँ। देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर होता है, सर्कमफेरेंस होता है, इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर यानी 4a, दोनों का पेरीमीटर बराबर कर दिया मैंने। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी तुम लोगों को इसका रेशियो निकालना है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय तुम लोगों को क्या निकालना है, सर्कल का स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ये चीज तुम लोगों को निकालनी है। अब यहां से देखो क्या मिल रहा है तुम लोगों को, आर इससे काट दो पहले तो पाई आर इक्वल टू क्या मिला तुम लोगों को, 2a मिला। तो यहाँ से तुम a की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगी, पाई आर डिवाइडेड बाय 2। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? अब नो एक सर। काम करो, यहाँ पे पाई आर है और इसे a को चेंज कर दो पाई आर के अंदर, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। तो पाई आर स्क्वायर, a स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4, यहाँ रख दो। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में 4 आएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, 4 ऊपर चला गया, यहाँ क्या आ गया, पाई आ गया। पाई की वैल्यू रख सकते हो क्या, 22/7। अब देखो ये चीजें रेशियो में होती है, रेशियो में है तो एक्चुअली में ये 4 डिवाइड में 22, ये 7 ऊपर आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 2 जा 4, 2 से काटोगे 11, तो 7 इंटू 2 14:11 आंसर होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर। समझ आया या नहीं आया? एक Yes, बार sir. मुझे बता दो, नहीं आया तो मैं दोबारा करवा दूंगा, आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, और बताओ और क्या डाउट है? जब भी रेशियो निकालना होता है बस फॉर्मूले का डिवीजन ही करना होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
हाँ भाई, कोई और डाउट? नो सर। तुम शीट लेके आने वाले देना। यस सर, बट फिर देखा कि वो मैंने भेज रखी है ऑलरेडी। कहाँ है, क्या करवाना है उसमें से? नहीं नहीं सर, वो तो बस ऐसी की स्कूल से मिली थी तो। स्कूल से कौन सी भेजी है तुमने यहाँ पे? एक ट्रिग्नोमेट्री की एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम। ट्रिग्नोमेट्री की कब भेज दी तुमने? उसी दिन भेजी थी ना, जब साड़ी भेजी थी। हाँ हाँ हाँ, भेज रखी थी। भाविका, क्या तुमने वो भी प्रैक्टिस कर ली? सर इसके अलावा तो मैंने एनसीईआरटी से की थी। ठीक है, एक शीट सरफेस और। एरिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम की कर रही हूँ मैं सर अभी। वो तो चैप्टर करेंटली चल ही रहा है तो मैं हाथ के हाथ कर रही हूँ। नहीं, सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हम। ट्रिग्नोमेट्री की इसने परब ने भेज रखी है, तो वो भी निपटा देना तुम, ठीक है? ठीक है। देखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगी उतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, जैसे अभी आ रही है तुम्हारे अंदर। बस करती रहो प्रैक्टिस, क्योंकि सभी प्रैक्टिस ही है। पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर है ये, पूरा पेपर सर डिस्कस सर करें। सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। सर एक छोटी रिक्वेस्ट है। हाँ जी। सर इसकी तारीफ मत करा करो। नहीं नहीं, अच्छे काम के लिए तो करनी नहीं नहीं पड़ती है। सर, सर प्लीज मत करो ये। बस तारीफ मत करो सर, बच्चों की तारीफ करोगे तो ये इनको ये लगेगा सब कुछ आ गया मेरे को। नहीं नहीं, सब कुछ तो नहीं है। जो कर रहे हैं वो ठीक सही लाइन पे चल रहे हैं, तो उसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है, यही बस बोल सर रहे कहने का मतलब ये है कि डंडा भी स्ट्रांग रखो। अभी जब तक बोर्ड में इनके अच्छे नंबर नहीं आते तब तक उससे पहले डंडा नीचे मत करो। रिक्वेस्ट है सर आपसे। हैं। ओके। देखो, ठीक है, पहला थैंक यू। क्वेश्चन हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो, इस सिचुएशन में क्या करते हैं, पहले तो कॉमन कॉमन वाले उठा लो। जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, क्या निकल के आ गया यहाँ से? 2 की पावर 2। और यहाँ से क्या निकल के आएगा? 3 की पावर 2। एक इधर 2 बच रहा है, उसको भी काउंट करो, और एक इधर 3 बच रहा है, उसको भी काउंट करो। तो क्या बना? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ आया कि नहीं है तुम लोगों को कैसे किया मैंने? यस सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ दिस इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल दिस। कहता है द नंबर ऑफ जीरोस। बताओ कितने जीरोस है इसके पास? सर Zero. 0 है। जीरो है, क्योंकि क्यों है जीरो, बता सकते हो रीजन? क्योंकि सर क्योंकि लाइन ये जो है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है। टच नहीं कर रही है, सही है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो एमसीक्यू बहुत स्पीड में सॉल्व करने आनी चाहिए, इनके लिए टेक्निक भी चाहिए। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आर डैश। अभी वो तो काटती हुई दिखाई तो दे रही है, और एक पॉइंट पे काट रही है, तो कंसिस्टेंट होता है। जब सॉल्यूशन मिलता है तो एक सॉल्यूशन तो होगा ना इसका, और जब एक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, और जब नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो। कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, ये ओपन तो कर नहीं सकते तुम, ओपन करने बैठ जाओगे टाइम ही लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो कहता है कौन यस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो, अगर मैं पहले की बात करूँ ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएगा। इसको ओपन करोगे तो ये क्या देगा? 16 प्लस एक्स स्क्वायर देगा ना, यस ये सर। कट जाएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो नहीं सकता। और इसमें इसको देखो पहले, सब बी पार्ट में तो क्यूब लग रहा है और क्यूब भी क्यूब से कट ऑफ हो जाएगा बाद में। कट और ऑफ ये हो जाएगा। क्यूबिक बन रही है ये तो। इसमें फिर मेरे को लग रहा है कि नीचे वाले में भी। अच्छा, इसको देख लो पहले, ये माइनस का 2x स्क्वायर होगा और इधर भी माइनस का है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए। अगर x की k की वैल्यू -1 यहाँ रख दी जाए, तो देखो ये 0 बन जाएगा, तो ये भी कट गया, तो ये इसमें भी x स्क्वायर नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा ना b। तो ऐसे कटिंग करके आगे बढ़ना है, ताकि हम थोड़ा सा जल्दी चीजों को कवर अप कर पाए, क्योंकि ओपन करने बैठ गए तो टाइम निकल जाएगा भाई, इतना टाइम नहीं होता। स्मार्टली अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एस एन दे दिया तुम लोगों को, कितना?
3n² + 4n। डिफरेंस भी तुम लोगों को दे रहा है कितना, 6 दे रहा है। देखो जब S1 निकालते हैं ना वो पहली ही टर्म होती है, तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो 3 + 4 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कॉमन डिफरेंस 6 है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म पूछ रहा है उसकी जरूरत ही नहीं है अपने को। देखो पहली टर्म पूछ रहा है वो S1 ही होता है, तो वो तो आ गया 7, यानी इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्यों दिया होगा, ये बात पूछी उसने पहली टर्म है। हाँ सेकंड टर्म पूछता फिर कुछ हो सकता था कि उसका यूज कर लेते, फिर 6 ऐड कर देते, आंसर 13 बना लेते। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9th क्लास में पढ़ चुके हो तुम लोग। कौन सा कोऑर्डिनेट होता है ये, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो वाई एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। 0 होता है। ये स्टैंडर्ड लेवल का पेपर है, बेसिक वाला नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी जल्दी करना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इनका मिड पॉइंट बताना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करना होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है, बाय 2, बी पार्ट y1 + y2 / 2। तो देखो इसको ध्यान से जोड़ना है, जोड़ोगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस लगाओ और आगे बढ़ जाओ, दूसरे को चेक ही नहीं करना, क्योंकि 1 तो एक ही जगह आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस सीधा लगाओ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, इसने बोला है कि ए बी लाइन जो है वो डी ई के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, बीपीटी लगेगी यहाँ पे, और बी डी जो है ना वो ई एफ के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो कह रहा है कौन सी कंडीशन होगी, तो बीपीटी लगाओ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अगर ये इसके पैरेलल है तो हमें पता है कि सी डी डिवाइड में डी ए किसके इक्वल होता है, सी ई डिवाइड में ई बी। अब देखो मेरे को नहीं पता कि इसमें कैसे प्रूफ होगा, लेकिन मैं जो दे रखा है ना उसको पहले लिखूंगा, उससे मेरे को आगे पता चलेगा कि क्या करना है। अब मेरे को इसको इसके पैरेलल दे रखा है, तो नीचे वाले को भूल जाओ, ये लगेगी सी एफ, और इधर से क्या होगा, एफ डी होगा, और इधर क्या होगा, ये इसके पैरेलल है, तो सी ई डिवाइड में ई बी। अच्छा इन दोनों को रिलेट कैसे करवा सकता हूँ, दिखाई दिया तुम लोगों को कि ये दोनों बराबर है। यस सर। ये दोनों बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं कि सी डी बाय डी ए किसके बराबर है, सी एफ बाय एफ डी। एफ डी। अब यहाँ तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग है, क्या करें, सर अगर हम सी डी को सी एफ प्लस एफ डी लिख दे तो डी ए को तो तोड़ नहीं सकते, सी डी को हाँ ये लिख सकते हैं हम, और कोई ऑप्शन नहीं है, यही होगा। और करेंगे क्या इसमें, बाय में डी ए दिख रहा है क्या कहीं तुम लोगों को, सर इट्स शॉर्ट साइड है सर। इसमें डी ए भी डी नहीं ए लग गई, डी है ही नहीं, डी ए कहीं है सर, है। कहाँ है, डी ए ऑप्शन में डी ए है कहीं, डी ए नहीं है, हाँ डी ए नहीं है, ए डी वो नहीं है। तो है नहीं, तो यानी उसका कुछ तो बनाना पड़ेगा फिर। उसका कुछ तो बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है थेलस थ्योरम का दूसरा रिजल्ट यूज किया हो इन्होंने, सी डी और सी ए वाला, एसी लग रहा है ना यहाँ ऑप्शन में, देखो एसी है, तो हो सकता है ये वाला रिजल्ट किया हो, दिस डिवाइड बाय दिस, याद आया। यस सर। हाँ तो क्या रिजल्ट लगेगा फिर बताना, सी डी डिवाइड में सी ए, इधर क्या रिजल्ट लगेगा, इधर तो वही होगा सी ई डिवाइड में सी बी पूरा, फिर यही चीज इसके कैसे बराबर होगी, सी एफ सी डी, सी एफ सी डी। अब देखो ये तो कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों को इक्वेट करो, तो सी डी बाई सी ए इक्वल टू सी एफ डिवाइड में सी डी, सी डी इधर चला जाएगा तो सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, सी एफ इंटू सी ए हो जाएगा, सी एफ सी ए सी डी, ये वाला आ रहा है ना डी ऑप्शन। तो देखा कौन सा यूज कर रहा था, सेकंड रिजल्ट यूज कर रहा था, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। कैसा रिजल्ट है वो, कि मान लो ये ए बी सी डी और ई है,
तो बीपीटी तो सिर्फ कहती है कि इनका रेशियो बराबर होता है, दिस रेशियो डिवाइड बाय दिस रेशियो, लेकिन वो दूसरा रिजल्ट कहता है कि ए डी, फिर ये पूरा लो ए बी, इधर से ए ई, फिर ये पूरा ए सी, ये प्रूफ करना भी आ सकता है, तो देख लेना प्रूफ। इसमें 1 ऐड करके किया जाता है, पहले नॉर्मल रिजल्ट लिखा जाता है, फिर उसको रेसिप्रोकल करके उसको 1 ऐड करते हैं उसके अंदर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, इसने डीपली कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया है। नॉर्मली तुम वो बेसिक वाला सोचोगे, लेकिन बेसिक वाले से ऑप्शन नहीं दिए इसने। क्वेश्चन नंबर 9, ओ पी क्यू 35 है, ओ पी क्यू, ठीक है, ये 35 है। हमें पता है यहाँ क्या बनता है, 90 बनता है, क्योंकि ये टेंजेंट है, यहाँ भी 90 ही बनेगा। अब देखो ये 90 है और ये 35 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 90 माइनस 35, तो कितना आ गया। सो 90 माइनस 35 थोड़ी। अरे टोटल एंगल कितना होता है, 180 नहीं होता ट्रायंगल का, हाँ जी सर। तो 90 अगर यहाँ पड़ा है और 35 यहाँ है, तो यहाँ कितना बचेगा, 90 माइनस 35 ही नहीं बचेगा। यस सर, या यस। ऐसे लिख लो कि 90 प्लस बी प्लस 35 इक्वल टू 180। तो हम्म, बात तो एक ही है, Yes. 125 इक्वल टू 180, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस 125 यानी 55। पूछ क्या रहा है ये हमसे, ऑप्शन 2 रह गए ना, यहाँ आए नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, वो होगा जिसमें बी की वैल्यू 55 होगी। अच्छा ए की वैल्यू, हाँ, ए की वैल्यू बताओ मेरे को, ए का वैल्यू बताओ। ये देखो ये रहा ऑप्शन 2, ये रहा डी ऑप्शन। अब ए की वैल्यू तुम डायरेक्ट बता सकते थे, पता है कैसे, ये वाली और ये वाली दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, तो ए भी कितना Yes. होगा, 35 होगा। सोचते बहुत हो तुम लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों में, जल्दी आंसर करना चाहिए ऐसी चीजों का। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब टू ए सर्कल, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी की वैल्यू दे दी, बी सी दे दी, सी डी दे दिया, लेंथ बताओ ए डी की। इसका मीनिंग क्या होता है बता सकते हो मेरे को, सर की जो सर्कल है वो क्वाड्रिलैटरल क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को टच कर रहा है। अंदर है, राइट, ऐसे करके, और ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो ऐसे टच करके यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये सही से बन नहीं पाया इसमें। यहाँ पे ये बन ही नहीं पाएगा, इसको या तो फिर वैसे बनाना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ये सही बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वाड्रिलेटरल और उसके अंदर क्या है, सर्कल है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए बी सी डी, याद आया इसका रिजल्ट, वो एक 10th चैप्टर के अंदर रिजल्ट है कि ए बी और डी सी, इन दोनों का जो सम होता है वो बराबर होता है किसके, ए डी और बी सी। BC। ये रिजल्ट लगेगा यहाँ पे, तुम्हें दे रखा है ए बी कितना है 6, सी डी कितना है 7, सी डी कितना है 4, बी सी कितना है 7, तो ये देखो कितना बन रहा है 10 बन रहा है, तो ये कितना होगा 3 होगा 10 बनाने के लिए, 3 ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये P के बराबर है और ये Q के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन तो मेरे को ऐसा लग रहा है एक काम कर सकते हैं, इसको चेंज कर लें, उसको स्क्वायर करने के बजाय ये 1 बाय कोस होगा, सी लिख रहा हूँ, और ये 1 बाय साइन होगा, बराबर क्या हुआ है। अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो साइन और कॉस बाय में साइन कॉस बराबर क्यू आ रहा है, इसको पी लिख सकते हैं अब। तो पी बाय क्यू किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर, साइन कॉस के। हाँ
अगर आप इसका स्क्वायर करें अब, तो a का स्क्वायर होगा, साइन का स्क्वायर होगा, कोस का स्क्वायर होगा, प्लस में 2 टाइम साइन कोस होगा बराबर p स्क्वायर होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो 1 बन जाएगा, तो 1 + 2 साइन कोस बराबर p स्क्वायर। अब देखो यहाँ p स्क्वायर -1 है, तो इस 1 को उधर भेज दो, तो 2 साइन कोस p स्क्वायर -1 के बराबर आ रहा है ना। और इसकी जगह क्या रख सकते हो तुम, 2p/q बराबर में क्या मिला तुम लोगों को, p स्क्वायर -1। तुम्हें इसके साथ q की मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ q की मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई q से q कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2p बराबर p स्क्वायर -1। इसका कोई मेथड नहीं होता भाई, ये ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है कि आप इनको कैसे सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आते हो। मेरे को जो चाहिए था मैंने वैसा ही बनाने की कोशिश की है, समझ आ गया। सर आपने जो P और Q को पूछो। एक सेकंड सर देखिए, अच्छा क्योंकि ये सर समझ गया। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, मेरे को लगा इसको करने से हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। इसको मैंने 1/cos बनाया, इसको मैंने 1/sin बनाया, बराबर क्यू था, एलसीएम लिया, तो साइन और cos डिवाइड में साइन cos बराबर क्यू आया। साइन प्लस cos की वैल्यू p है, मैंने यहाँ ट्राई की रखने की, तो मेरे को ये मिला। अब यहाँ से मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं मिला, p/q बराबर साइन cos मिला। अब यहाँ p स्क्वायर था, तो मेरे को दिमाग में ये आया कि क्यों ना इसका स्क्वायर कर लिया जाए, तो स्क्वायर किया, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी होता है बराबर p स्क्वायर बना। ये 1 होता है, तो 1 + 2 साइन cos बराबर p स्क्वायर, तो 1 को मैंने उधर भेज दिया क्योंकि मेरे को वहाँ पे p स्क्वायर -1 चाहिए था। तो p स्क्वायर -1 तो मिल गया, लेकिन उसके साथ तो q भी मल्टीप्लाई है, और साइन cos की वैल्यू क्या थी, p/q थी, तो यहाँ p/q हो गया, बराबर में क्या होगा, p स्क्वायर -1 हो गया। अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको उधर भेज देते हैं, तो ये क्यों मल्टीप्लाई हो गया, और इसकी वैल्यू चाहिए थी, वो कितनी आ गई, 2p आ गई। समझ आया। यस सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन 12 नंबर, साइन की वैल्यू दे रखी है, cos पूछ रहा है, तो ये तो वो वाला है, ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो ये है a और ये है b, तो ये निकालना है मेरे को। कैसे निकलेगा, उसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर कम कर दो और ऊपर लगा दो रूट, तो बेस आ गया। cos क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b, ऑप्शन नंबर सी। 2 मेन आर अपोजिट साइड ऑफ ए टावर, एक टावर है और उस टावर के 2 मेन है, एक मान लो यहाँ है और एक यहाँ है। ऑब्जर्व करते हैं, एक का 30 डिग्री एंगल बनता है और एक का 45। 30 वाला थोड़ा दूर होता है और 45 वाला थोड़ा पास होता है, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। 30 वाला दूर होता है, 45 वाला थोड़ा पास होता है, और 60 वाला और भी पास होगा। इफ द हाइट ऑफ टावर 100 मीटर, ये जो है ना वर्टिकल, ये 100 दे दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। मान लो ये a है और ये मान लो b है, तुम लोगों को a प्लस आ गई। a + b आ गई टोटल साइड तो। हाँ बिल्कुल, देखो ये 100 है, 45 की वजह से ये 100 आ गई, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि याद हो रखा है अपने को कि जब 45 होता है तो वो नीचे सेम आता है। यहाँ लगा लो कि 100/a बराबर tan 30 होगा, जो कि 1/√3 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 100√3। 100/√3। 100 कॉमन ले लेंगे, तो √3 + 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब वो तुम्हारे साथ चालाकी करेगा, पता है क्या, यहाँ लिख के दे देगा √3 = 1.73, और ऑप्शन में रूट नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा, तो तुम यहाँ वही काम कर दोगे। अब इजी क्यों है ये सोल्व करना, क्योंकि 2.73 हो गया। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगी, वो कट रही है, तो इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लिख देता 273 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर फिर ये वाला होता। समझ रहे हो, वो लिख के देगा इसमें, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने देखा हुआ है, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कहीं था ऐसा क्वेश्चन, रूट की वैल्यू दे देगा तुम लोगों को, प्रॉपर आंसर पूछेगा फिर वो तुमसे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, जैसे घर जैसी शेप होती है, ये वाला सेक्टर होता है, यहाँ एंगल होता है, तो वो θ/360 × πr² होता है।
रेडियस 36 है और एरिया तुम लोगों को दे दिया, यही पूरी चीज दे दी 54 पाई के बराबर। तो पाई से पाई काट दिया मैंने। 36 रेडियस है, लेंथ पूछ रहा है, एल पूछ रहा है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा तो दे वो 36 इंटू 36 बराबर 54। एक 36 से तो काट दिया 10 पे, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, और 18 दिया, यानी ये कट जाएगा आराम से। 2 से काटेंगे 5 पे कटेगा, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, थीटा 15 डिग्री आ रहा है, 15 डिग्री। अब ये पूछ रहा है मेरे से लेंथ क्या होती है, थीटा डिवाइड में 360 इंटू 2 पाई आर। फटाफट रखो, 15 डिवाइड बाई 360 इंटू में 2 पाई कितना 20। पाई की वैल्यू ऑप्शन में है, देखो चेंज नहीं किया इसने, पाई को पाई रख रखा है, तुम भी पाई रख लो। यहाँ 36 रख लो, 36 से इसको काटा 10 पे, 2 से काटा 5 पे, 5 से काटा 3 पे, तो आंसर कितना आ रहा है 3 पाई। 3 पाई। जो लेंथ ऑफ एन आर्क होती है वो पूरा मानते हैं ना हम, जैसे सेक्टर का जैसे एरिया होता है उसके पास बाउंड्री जो है वो लेंथ ऑफ एन आर्क होगी। आर्क की है, इसने पेरीमीटर नहीं पूछा, तो ये हिस्सा अच्छा, पेरीमीटर निकालना होता है। पेरीमीटर निकालो तो ये दोनों आर भी ऐड करने पड़ते, इसके अंदर 2 आर ऐड होता। फिर अगर ये सेक्टर का पेरीमीटर पूछता ना, फिर ये टोटल होती है पूरी की पूरी। ये तो ये दोनों आर भी तो ऐड करने पड़ते हैं बाउंड्री लेंथ के अंदर है। इसने Yes. आर्क की लेंथ पूछा, तो आर्क की लेंथ तो एल इज इक्वल टू ये होती है ना, तो हमने लगा दिया। अगर फिर आंसर मैच ना होता ना, फिर मेरे को सोचना पड़ता कि कहीं मैंने गलत तो रीड नहीं कर लिया। कई बार मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा गलत पढ़ लेते, तो आंसर मैच नहीं होता, तो उस चीज पे जाओ कि भाई मैंने सही पढ़ा है क्या क्वेश्चन में, तो वो चीज भी देख लेनी चाहिए। अच्छा सवाल था तुम्हारा, इसमें कई बार डाउट हो जाता है। इन्हें सर्कल जिसकी रेडियस इतनी है, तो R21 है, सबटेंडेड एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री 60, द लेंथ ऑफ आर्क देखो एल पूछ लिया, तो 2 पाई आर होगा। आर आर कितना है 21, 6 पे कटेगा, 2 से 3 पे सर इसका कटेगा। आंसर 22 सेंटीमीटर आ रहा है। हाँ सही है, कितने कर लिए 15 हो गए ना। यस सर। देखो पेपर में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि 25 मिनट के अंदर अंदर 20 सवाल हो जाए, इससे ज्यादा नहीं, 1 मिनट तो चलेगा क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, a card is drawn at a random from well shuffled deck 52 card, the probability of getting S, वो भी स्पैड का एक ही 1/13 क्या पेड है, 1/52 होगा फिर। हाँ, अगर ब्लैक बोलता तो 2/52 हो जाता, और वैसे नॉर्मली एस बोलता तो 4/52 हो जाता। 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। भाई ये तो बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। कम से कम 2 हेड, एट लीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, और एट मोस्ट का मीनिंग होता है ज्यादा से ज्यादा। ना हो तो भी चलेगा, और 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब एट सर लीस्ट 1/4 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 4 केसेस बनते हैं इसमें। तो एक तो हेड हेड टेल हो गया, एक ये हो जाएगा, और एक टेल हेड हेड हो जाएगा, और एक तीनों ही हेड हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो 4/8 यानी 1/2 आ गया क्या। यस टोटल 8 बनते हैं ना। यस सर। हाँ, तो 4 मेरे फेवर में है, तो 4/8 यानी 1/2 हो गया। देखो कुछ क्वेश्चन सेकंडों में भी उड़ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन में 1 मिनट लग सकता है, तो ओवरऑल मान के चलो कि 25 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। 25 मिनट वो भी ज्यादा ही है, इससे भी कम हो तो बहुत अच्छी बात है। 25 मिनट में 20 क्वेश्चन कर दे अगर अच्छे से सारे, फिर उससे अच्छा कुछ नहीं है। कंसीडर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन रखिए, एंडिंग स्टार्टिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन। देखो भाई, मोडाल क्लास की लोअर लिमिट उठाओ और मीडियन की अपर उठाओ। सो मोडाल की लोअर तो 150 है। मोडाल क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा, वो कहाँ आ रहा है 15 वाला। यस हाँ, सर। तो Yes, sir. लोअर लिमिट 150 होगी इसकी, ठीक है। मीडियन होता है क्या, तो मीडियन तो बीच की क्लास हो गई। मीडियन तो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले से निकलता है ना,
तो उसमें तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये 15 हो गया, ये 28 हो गया, ये 38 हो गया, ये 46 हो गया, ये 55 हो गया और ये 60 हो गया। 60 आ रहा है, आधा करो 30, 30 इसके बीच में लाई करेगा। तो ये वाली सिलेक्टेड होगी मीडियन में, तो इसकी अपर लिमिट 165 पर ही उठानी थी ना, ऑप्शन डी। समझ आ गया? मीडियन क्लास कैसे निकाली? मीडियन सीएफ में नहीं निकलती, आधा n/2 करते हैं। तो 30 के बाद वाली क्लास होती है ना हमेशा, हाँ, तो जैसे तो 2 30 के के बाद बाद वाली होती है, तो 30 इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं ना, तो बाद वाली ली है क्लास, ये 38 वाली। और सीएफ क्या होता है? ये ऊपर वाला। एफ क्या होगा? ये 10। नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया। तो हाँ करो ना फिर कि हाँ सर समझ गया। मेरे को लग रहा है समझ नहीं आया। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं अजर्सन रीजन के। पहले रीजन पढ़ो, सही है गलत है। बेजल कैसा होता है? वो कैप्सूल जैसा होता है ना, तो उसमें एक तो सिलेंडर होता है ये, और एक यहाँ पे स्फीयर होता है। तो एक स्फीयर हो गया जिसका 4/3 पाई आर क्यूब, और वो सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। तो पूरा वॉल्यूम तो सही है बिल्कुल। आवाज आ रही है? यस सर। और यहाँ दे रखा था कि स्पेरिकल ग्लास जो है, अब इसमें सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, ऊपर वाला भी पढ़ना पड़ेगा कि बेजल है क्या। तो ऊपर से पता चला एक स्पेरिकल ग्लास बेजल, सिलेंड्रिकल नेक थी। अब ये तो तुम लोगों को निकाल के चेक करना पड़ेगा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा होगा तो फिर ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाले की। अब ये ट्रू है कि नहीं है वो निकाल के चेक करना पड़ेगा, तो वो इजीली कर लेना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, मेरा काम है तुम लोगों को समझानी प्रॉब्लम की करना कैसे है। ये कह रहा है कि Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। nth टर्म जो है ना वो An होती है एंड इज गिवन बाय दिस। उल्टा नहीं कर दिया क्या इन्होंने? ऊपर वाली चीज नीचे लिखनी थी, नीचे वाली ऊपर लिखनी थी है। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है नीचे दे दिए रीजनिंग में। उल्टा कर दिया, रीजन और जर्सन को इंटरचेंज कर दिया। ये तो क्वेश्चन हुआ ना, जर्सन तो ये हुआ, रीजन वो होगा कि हाँ। तो 10th टर्म कह रहा है ये है, तो वो तो निकाल के देखनी पड़ेगी कि 10th आ रही है कि नहीं आ रही। और क्या ये सही बात है? A1 रखूं मैं अगर यहाँ पे, तो S1 माइनस S0, S0 जैसा तो कुछ होता ही नहीं। आदि क्वेश्चन आंसर सॉल्व। तो वो ना, वो 0 कंसीडर होगा फिर, क्योंकि वो होता ही नहीं। S1 होता है जो A1 के बराबर होता है, तो A1 S1 के ही बराबर आ रहा है। बिल्कुल सही है ये बात तो। फिर अगर हम 2 रखें तो वो बनेगा S2 माइनस S1, ये बिल्कुल सही है। S1 जो होता है वो A1 के बराबर होता है, और S2 जो होता है वो A1 प्लस A2 के बराबर होता है। तो अगर S2 में से S1 घटाऊं तो ये घट जाएगा, तो A2 बचेगा। बिल्कुल सही है, यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज शायद सही नहीं आएगी। 10th टर्म पूछ रहा है जो होता है A+9D, यानी 5 + 9 × 3, तो ये बन गया 32 बन रहा है। वो 35 कह रहा था, वो गलत है। ठीक है, तो पूरे 20 क्वेश्चन हमने कर दिए, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो हम नहीं कर पाए। मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, पेपर के ही है, टिक कर दूंगा, बचे हुए क्वेश्चन तुम निपटा देना। थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है सच दैट सीकेंट थीटा इसके बराबर है। जरा मुझे बताना क्या आएगा, ये कितना बनेगा? सी ये हाफ आएगा सर, 1/2। 2/√3 होगा।
तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि थीटा जो है यहाँ कितना cos आ square रहा है, कितना आ रहा है थीटा, बताओ। 60। ऐसा करने की जरूरत, अगर नहीं 60 तो नहीं आ रहा, तुम गलत बोल रहे हो, 30 आएगा। लेकिन अच्छा अगर फिर cos। भी तुम्हारा दिमाग ये काम ना करे, तो यहाँ cos थीटा पूछ रहा है, इसको पलट दो ना तुम लोग, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, यहाँ प्लग कर दो, तो 2 3/4 -1, इसको काटेंगे 2 आएगा, तो 3/2 -1, तो 1/2 आ जाएगा। अगर थीटा निकाल के करना चाहते थे तो थीटा 30 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री यहाँ पुट करते तो बात तो वही आनी थी ना वापस, सेम टू सेम। यस तो सर। एक वे नहीं था, इसके 2 वे थे करने के। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था सिर्फ। बीपीटी पे एक क्वेश्चन और पूछा गया 2 मार्क्स में, बीपीटी काफी इंपॉर्टेंट है। थैलस थ्योरम भी नाम होता है इसका, कल को थैलस थ्योरम लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। ये फिर से कह रहा है एडी। अब एक बार देखो, लास्ट क्वेश्चन से हमें क्या शिक्षा मिली कि भाई थोड़ा सा प्रूफ वाले को भी देख लेना चाहिए कौन सा रिजल्ट अप्लाई करेगा। एडी का स्क्वायर बराबर में कह रहा है ए बी और ए एफ, ए बी और ए एफ, यानी मेरे को लग रहा है यहाँ भी बड़े वाला ही रिजल्ट यूज किया है इसने, है ना। बड़े वाला ही रिजल्ट यूज किया है इसने। कौन सा, कि जब ये वाली बात है सर इसमें हो जाएगा AD by ए AB। डी बाई ए बी होगा, इक्वल किसके होगा, ए ई। AE by AC, हाँ sorry AC, EC, नहीं नहीं नहीं, EC क्यों लेंगे, AD शायद तो यही AB, होगा। हाँ और AC होगा। क्योंकि यहाँ पे ए बी की बात कर रहा है तो AC लेना है, EC नहीं लेना। और अगर हम ये दूसरी वाली कंडीशन लगाएं कि ये EF जो है वो DC के पैरेलल है, तो इसमें क्या होगा, AF बाय में AD किसके बराबर, AE by AC। AC। अब देखो ये दोनों चीज बराबर है तो तुम इन दोनों को बराबर कर सकते हो, तो इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या आएगा, AD AB इक्वल टू AF। अब देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इनको अच्छे से सुंदर से राइट करना है एग्जाम में। ये इधर आया तो प्रूव हो गया कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AF इंटू AB। AB, हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट लगा दिया, एक कॉन्सेप्ट को 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है एक ही पेपर के अंदर, तो ये भूलना नहीं है कभी। ये ऊपर वाला आसान है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनको किसी नंबर की फैक्टर में लिखा जा सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक तरीका होता है क्या, कॉमन ले लो, जैसे 15 कॉमन आ जाएगा, तो 7 इंटू 9 इंटू 13 प्लस 14। तो अब तुम इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर बोल दोगे कि देखो, पहले पूरा मल्टीप्लाई करके बोलोगे कि ये जो है ना वो ऐसे C इंटू डी, यानी 2 नंबरों की प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है, तो दैट्स वाई कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अंडरस्टैंड। सर इसमें फैक्टर थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं लिखेंगे हम? फैक्टर थ्योरम, अरे तो वही है कंपोजिट, तो रीजन तो दोगे ना, कंपोजिट की डेफिनेशन तो दोगे, यस कंपोजिट सर। नंबर को डिफाइन तो करोगे, इसका तो बताना ही पड़ेगा कंपोजिट होता क्या, तभी तो बोल पाओगे कि अगर ए को 2 नंबरों की प्रोडक्ट में लिख पा रहे हो, इसीलिए तो बोल रहे हो कि वो कंपोजिट है। ये जो अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, शायद ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, मुझे बता दो करोगे कैसे, मैं करवाऊंगा नहीं ये क्वेश्चन, बस मुझे आइडिया दे क्लास दो। में जस्ट मुझे आइडिया दे दो कैसे करोगे इसको, क्या दिमाग चल रहा है तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए। सर 1/tan थीटा को cot थीटा क्या लिख सकते हैं इसमें? क्या कर रहे हो, इधर स्क्वायर चाहिए तो सीधा सीधा बोलो कि सर स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, हो गया। क्या बनेगा ये, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये भी क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम tan थीटा इंटू 1/tan थीटा बराबर 4। ये इससे कट जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। देखा करो भाई प्रूफ क्या करना है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था ये, तो 2 आ गया आंसर इसका। इसकी वैल्यू पूछी थी तो इसी की तो निकाली है मैंने, ये देखो। आ गया था ना समझ में। यस सर।
32। सॉल्व फॉर x। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करूं, इसको लिखूंगा सर 4x² डिवाइड में x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10x डिवाइड में x माइनस 5 माइनस 24 इक्वल टू 0। देखो पहले तो एलसीएम आ रहा है, ये पूरा का पूरा फैक्टर जो कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बचेगा, सेकंड के साथ करेंगे तो x माइनस 5 आएगा, फिर यहाँ 24 x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये चीज़ उधर जाके 0 बन जाएगी। अब बचेगा क्या, सिर्फ इतना 4x², इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x² होगा, माइनस का 50x होगा, ये 24 है, इसको ओपन करो, a² प्लस b² माइनस में 10x बराबर 0। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई स्टेप में। नहीं सर। अब ये क्या बन जाएगा, तो इकट्ठा लिख लेते हैं, 14x² माइनस का 15x, ये अंदर जाएगा 24x² और अंदर जाएगा 24 इंटू 50, तो 2 इसको दे दो तो ये बनेगा 12 गुना 50, 12 पंजा 60 होता है, माइनस का 600, माइनस माइनस प्लस 240x इक्वल टू 0। करना जरा अब, ये कंबाइन हो गया तो माइनस का 10x² हो गया, और ये इसमें से कम होगा तो 190 बचेगा पॉजिटिव का, माइनस का 600 बराबर 0। देखो पहली बात तो ये कि 0 इससे काट दो, छोटा बना लो, तो मेरा माइनस का x² 19x माइनस 60 बराबर 0। प्रॉब्लम ये है कि x² नेगेटिव का है, तो मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव से, तो x² माइनस का 19x प्लस 60 बराबर 0। फटाफट फैक्टर बताओ मेरे को। सर 19 या 90? अच्छा 19। 190 था वो। यस सर। अब देखो दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट 60 होनी चाहिए और ऐड करने से 19 आए, तो बन मिल गए ना 15 और 4। इस स्पीड से क्वेश्चन करने हैं तुम लोगों को। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 15, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 15। दोनों में x माइनस 15 कॉमन है, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू 15 आ गई और एक x की वैल्यू 4। तो स्टैंडर्ड लेवल में इतना ही फर्क होता है, बेसिक वालों को बना बनाया देगा और तुम लोगों को बनानी पड़ेगी इक्वेशन। आ गया ना समझ में। क्वेश्चन नंबर और वाला भी देखो, द सम ऑफ द टू नंबर इज दिस। अब मैंने पहले तो रैंडमली मान लिया कि चलो ये, आगे मुझे पता नहीं है क्या करना है, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि मैं इसको कैसे लेट करूं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक बनानी है तो एक को x मानूंगा तो दूसरे को 34 माइनस x कंसिडर करना होगा, राइट और रॉन्ग। राइट सर। यस सर। इफ 3 is subtracted from one number, एक नंबर में से 3 कम कर दिया, मान लो a में से कर दिया, और 2 is added to another number, b वाले में 2 ऐड कर दिया ऐसे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज 260। इन दोनों की प्रोडक्ट, मुझे लग रहा है b वाला मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है ना, अच्छा नहीं लग रहा, बेकार सा लग रहा है। वैसे कर भी सकते हैं, देखो यहाँ पे चेंज कर दो, जैसे b को b की वैल्यू निकाल लो, ऐसी बात नहीं है, हो भी जाएगा। देखो a माइनस 3 और b की जगह लिखेंगे 34 माइनस a प्लस 2 बराबर 260। तो a माइनस 3 और 36 माइनस a इक्वल टू 260। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36a आएगा, फिर a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 108 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3a बराबर में 260। ध्यान रखना भी 260 है। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँ मैं। माइनस का a स्क्वायर है और ये बन जाएगा 39 a, और माइनस का 108 वो इधर ले आते हैं, वो भी नेगेटिव ही हो जाएगा। ऐड करना जरा उसको, क्या बनेगा, ये 368 बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ तुम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तुम लोगों को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो इतनी होनी चाहिए और उनको ऐड करके इतना आए,
बता सकते हो? एक चीज तो श्योर है कि ऐसे दो नेगेटिव नंबर आएंगे यहाँ पे, उनको जोड़ के ही 39 बनेगा। तो मैं पता है कैसे करता हूँ, मैं जो दिया होता है ना उसी को तोड़ता हूँ। ऐसे तो मेरे को मिलेंगे नहीं, बहुत सारे नंबर है, तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ इसको तोड़ना। तो मेरे को लगता है ये 184 है ना? हाँ 184 का डबल होता है। फिर इसको 2 और दे देंगे, 4 इंटू 92 हो जाएगा। इसको इससे 2 और निकाल लिया मैंने, तो ये 8 इंटू 46 हो गया। 2 इसको दे दो, ये 16 इंटू 23, देखो मिल गया ना? दोनों को ऐड करके इतना ही बनता है। तो ए स्क्वायर एक नंबर होगा 23a और दूसरा होगा 16a प्लस 368। समझ आया क्या ये जो मैंने ब्रेक किया है? यस सर। a कॉमन आ गया तो a माइनस 23 और यहाँ से 16 कॉमन ले लोगे तो पक्का यही बनेगा, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो एक नंबर आ रहा है a माइनस 16, दूसरा फैक्टर आ रहा है a माइनस 23, तो या तो a की वैल्यू 16 होगी या 3 होगी। आया समझ में? फाइंड द नंबर, नंबर पूछ रहा था तो नंबर मिल चुके हैं। भाविका क्लियर है? यस सर। दूसरा तरीका ये भी था कि सम से आप ऐसे मान सकते थे कि एक को x मान लिया तो दूसरे नंबर को क्या मानना पड़ेगा, 34 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। उसने बोला एक को 2 3 कम कर दिया तो ये x माइनस 3 हो गया, और उसको बढ़ा दिया तो वो 36 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो चीज तो वही बनेगी वापिस से, ये वाली। वो मानने की बात है कि हम उसको अज्यूम कैसे करते हैं। मैंने a और b दो अलग अलग अज्यूम कर लिए थे, आप इनको ऐसे भी अज्यूम कर सकते थे। आंसर दोनों केस में सेम आएगा, और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे मन में ये डाउट ना आए कि सर ने ऐसे ही क्यों किया, वैसे क्यों नहीं हुआ। तो वैसे भी हो सकता था। अच्छा मैं ये पेपर जो है ना ग्रुप में भेज दूंगा, तो इसके बचे हुए क्वेश्चन तुम कर लेना। अगर डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें रिलेशन भी वेरीफाई करवानी है। ये रूट वाला है तो बस इसका मिडिल टर्म कैसे टूटेगा वो थोड़ा सा ध्यान करना है तुम लोगों को। और एक्चुअली में ये क्वेश्चन इजी बहुत है, इन्होंने बस दिया ही है। इजी कैसे है, इन्होंने खुद ही तोड़ के दे दिया। कैसे? प्रोडक्ट देखो कितनी आ रही है, 2√2 आ रही है। तो इनका अगर मैं ऐसे लिखूं 1s और 2√2s, तो इसकी भी तो प्रोडक्ट 2√2 ही है, तो खुद ही तोड़ के दे दिया। तो 1 को इसके साथ कंसीडर कर लो, इसको इसके साथ कंसीडर कर लो, और दोनों को अलग अलग करके आंसर निकाल लो। ठीक है? यस सर। एमसीक्यू सारे करवा दिए मैंने। उसके बाद में मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी करवाए हैं, 3 मार्क्स के भी करवाए हैं। बचे हुए क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में करना और पीडीएफ बनाना उसकी, और मुझे भेज देना। ठीक है? ओके सर। और आज ही इसको कंप्लीट कर देना पेपर को। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, तो पूरा इसको टाइमर टूमर नहीं लगाना। वैसे लगा लेना साइड में, पता तो चले कि तुम लोगों ने कितनी, क्योंकि टाइम लगाने से क्या होता है कि थोड़ा सा हम एक्टिव होके ज़्यादा उसको जल्दी जल्दी करते हैं। थोड़ा जल्दी करो। टाइमर नहीं लगाओगे तो हो सकता है खड़े होके बाहर चले जाओ, बात बूत करने लग जाओ, फिर वापस आके करो, 2-3 घंटे लगा दो। नहीं, थोड़ा टाइमर लगा लेना साइड में, और बच्चे हुए क्वेश्चन निपटा देना सारे। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर। बाय सर।